नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज जो एक साक्षात्कार है इसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इस पाठ को मैं अपनी लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आप प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। उत्तर, धनराज पिल्ले का साक्षात्कार पढ़कर यही छवि उभरती है कि वे सीधा सरल जीवन व्यतीत करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखने वाले हैं। वह सीधे सरल स्वभाव के हैं। हॉकी के खेल में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का जरा भी अभिमान उनमें नहीं है। आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफर करने में भी कतराते नहीं। विशेष लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्हें माँ से बहुत लगाव है। इतनी प्रसिद्धि पाने पर भी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। उन्हें हॉकी खेलने से बहुत लगाव है। लोग भले ही उनको तुनुक मिजाज समझे, लेकिन वह बहुत सरल हृदय मनुष्य है। बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि जो धनराज पिल्ले थे वह बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वह इतने बड़े हॉकी के प्लेयर हो गए, उसके बाद भी वह लोकल ट्रेनों में सफ़र किया करते थे और लोकल ट्रेन में सफ़र करने में उन्हें बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती थी। उन्हें प्रसिद्ध लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती थी। वह अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है। लोग उन्हें तुनुक मिजाज समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वह बिल्कुल सरल हृदय है, क्योंकि जो उनके मन में आता है वह अपनी बात साफ साफ लोगों को कह देते हैं और वही लोगों को बुरी लग जाती है। अब आता है प्रश्न 2, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जमीन से उठकर वह आसमान तक, मतलब उन्होंने इतनी गरीबी झेलते झेलते वह इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचे, इस बात का पूरा वर्णन आपको करना है। तो उत्तर देखिए, धनराज पिल्ले का बचपन काफी आर्थिक संकटों के बीच गुजरा है। उन्होंने गरीबी को काफी करीब से देखा है। धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक का सफर तय किया है। उनके पास अपने लिए एक हॉकी स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे। शुरुआत में मित्रों से उधार लेकर और बाद में अपने बड़े भाई की पुरानी स्टिक से उन्होंने काम चलाया, लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। अंत में मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला। इसके बाद इन्हें सन 1986 में सीनियर टीम में स्थान मिला। उस वर्ष अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में अपने बेहतरीन खेल से खूब धूम मचाई। अंततः 1989 में उन्हें ऑलविन एशिया कप कैंप के लिए चुना गया। इसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रश्न 3, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? उत्तर, धनराज पिल्ले का यह कहना मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है का तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे कितनी भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ की इसी सीख को उन्होंने जीवन में अपनाया है। यहाँ वे बताते हैं कि मेरी माँ ने मुझे सीख दिया कि चाहे आप कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, लेकिन कभी भी आपको घमंड नहीं करना चाहिए और अपनी हकीकत को नहीं भूलना चाहिए कि आप कैसे नीचे से ऊपर पहुंचे हो। अब आ गए साक्षात्कार से आगे। प्रश्न 1,
ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्यों? पता लगाइए। उत्तर, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि जैसे जादूगर अपने दांव पेचों से हमारी ही आंखों के सामने ना जाने क्या क्या करतब दिखाता है और हम दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, वैसे ही ध्यानचंद भी हॉकी खेलने में माहिर है। कोई भी ऐसा दांव पेच नहीं है जो उन्हें ना आता हो। कोई भी हॉकी में उन्हें मात नहीं दे सकता क्योंकि ध्यानचंद बहुत अच्छी हॉकी खेलते हैं और सारे दांव पेच जानते हैं, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। प्रश्न 2, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है? उत्तर, हॉकी का खेल काफ़ी पहले ज़माने से भारत में खेला जाता रहा है। इसे राजा महाराजाओं से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बड़े चाव से खेला करते थे। आज भी इस खेल के प्रति रुचि देश और विदेशों में बनी हुई है। इस खेल को खेलने में अधिक पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुराने ज़माने के लोग पेड़ों की टहनियों से इस खेल को खेला करते थे। यह खेल वर्षों से लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है। यह सीमित संसाधनों में खेला जाने वाला खेल है, इसलिए इसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अब आगे अनुमान और कल्पना पे। प्रश्न 1, यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखिए। उत्तर, हम धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं कि कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। उनका यह कथन बिल्कुल सच है क्योंकि धनराज को स्वयं जितनी शोहरत मिली उतना पैसा प्राप्त नहीं हुआ। वह काफ़ी समय तक आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफ़र करते रहे, जिसे देखकर लोग हैरान होते थे। हमारे देश में कई ऐसे उदाहरण हैं कि प्रसिद्ध व्यक्तियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। मसलन प्रेमचंद, मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का उदाहरण ले सकते हैं। इन जैसे महान व्यक्तियों का जीवन आर्थिक तंगी के बीच व्यतीत हुआ है। बच्चा, जरूरी नहीं है कि आपको शोहरत मिल गया, आपका नाम हो गया तो पैसा भी आपके पास बहुत हो। कई बार सिर्फ नाम होता है, पैसा उतना नहीं आ पाता। प्रश्न 2 का अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? उत्तर, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना कठिन होता है क्योंकि हमें दूसरे के सामने अपने स्वाभिमान को झुकाना पड़ता है। माफ़ी मांगने का अर्थ है किसी के सामने झुकना, अपने को छोटा बनाना, और ये काम इंसान आसानी से नहीं कर पाता, इसलिए यह कार्य मुश्किल है। क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? उत्तर, नहीं। कई बार लोग गलती मानने को तैयार नहीं होते। वे गलतियां करते हैं, साथ ही साथ अकड़ भी दिखाते हैं। कुछ लोग अपनी गलती कभी भी नहीं मानते, बल्कि अपनी गलती का दोष भी दूसरे के सर ही मढ़ देते हैं। अब आ गया गा, माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। उत्तर, माफ़ी मांगना आसान होता है जबकि माफ़ करना उससे ज़्यादा कठिन। माफ़ी मांगना इसलिए आसान है क्योंकि माफ़ी मांगने के लिए एक बार झुककर अपने स्वाभिमान को झुकाना पड़ता है, जबकि कभी कभी माफ़ करना ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि जब कोई अपराध बड़ा होता है तो उस परिस्थिति में माफ़ कर पाना माफ़ी मांगने से ज़्यादा कठिन होता है। कभी कभी माफ़ करने वाला बिना माफ़ी मांगे ही माफ़ कर देता है। अब ये डिपेंड करता है हमारी गलती पे कि हमारी गलती कितनी बड़ी है और हम माफ़ी दिल से मांग रहे हैं या सिर्फ मुंह से। अब आती है भाषा की बात। प्रश्न 1, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिसमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले आते हैं प्रेरणा, प्रेरक और प्रेरित।
प्रेरणा से हमें महापुरुषों के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरक महापुरुषों का जीवन सदैव जन जन के लिए प्रेरक रहा है। प्रेरित गुरुजी ने हमें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। अब आ गया ख, इसमें आता है संभव, संभावित और संभवतः। संभव, आज उसका दिल्ली आना संभव है, हो सकता है वो दिल्ली आ जाए। संभावित, अपनी संभावित कश्मीर यात्रा के लिए मुझे तैयारियां तो करनी होगी, जो हो सकती है, संभावना है। संभवतः, संभवतः पिताजी आज दिल्ली आए, हो सकता है पिताजी आज दिल्ली आ जाए। ग, उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक। अब उत्साह, खेल के मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बनता है। उत्साहित, मैं इस यात्रा को लेके काफ़ी उत्साहित हूँ, एक्साइटेड हूँ। उत्साहवर्धक, खेल के मैदान में प्रधानमंत्री का संदेश खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक था, उत्साह बढ़ाने वाला था। अब आ गया प्रश्न 2। तुनुक मिजाज शब्द, तुनुक और मिजाज दो शब्दों के मिलन से बना है। क्षणिक, तनिक और तुनुक एक ही शब्द के भिन्न रूप है। इस प्रकार का रूपांतरण दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर। दर्पण, दर्पण, दर्पण। शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखिए। उत्तर पहला हम बना रहे आग, अग्नि, ज्वाला। फिर चांद, चंद्र, चंदा। समुद्र, समंदर, सागर। मातृ, माता और माँ। अब आता है प्रश्न 3। हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द है गोल, बेकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। अब उत्तर में आप किसी भी खेल के लिए शब्द लिख सकते हो। जैसे क्रिकेट का हम यहाँ लिख रहे हैं एम्पायर, रन, क्षेत्र रक्षण, चौका, छक्का। अब इसका आंसर आप अपने अनुसार भी दे सकते हैं। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।